हेलो एस्पिरेंट्स, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है 69 प्रीलिम्स की, उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके आगे से आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, इसमें एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। और ये टेस्ट पूरा हिंदी में होगा और इसमें कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो अच्छे से डिस्कशन होगा, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन सही से दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आप बताइएगा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे टेस्ट में। तो हम लोग ने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, आज उसके आगे से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है कि कोई 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, ये पूछ रहा है ये 1791 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जोनाथन डंकन या विलियम डोरोजियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोनाथन डंकन ने 1791 में क्या किया, कब, 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसके अध्ययन के लिए किया, हिंदू कानून और दर्शन के लिए। तो कब किया, 1791 में, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही इसमें इससे रिलेटेड एक फैक्ट और ध्यान रख लीजिएगा। 1700 इससे 10 वर्ष पहले 1781 में क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग जो है, वॉरेन हेस्टिंग ने भी एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था कलकत्ता मदरसा। किसकी, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो उसमें क्या हुआ था, वो जैसे ये हिंदू कानून और उसकी दर्शन के अध्ययन के लिए खोला गया था, वैसे ही जो कलकत्ता मदरसा है 1781 में, वो मुस्लिम कानूनों से संबंधित था। क्या, मुस्लिम कानून और संबंध विधियों के अध्ययन के लिए था। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही ध्यान में रखिएगा, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई। ऑप्शन दिया है 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए, या 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, या ऑप्शन सी है भारतीयों को औपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु जांच के लिए, या भारत में जारी क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए। तो ये साइमन कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। तो ये सब आपको इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता ही होगी, समीक्षा के लिए किस लिए 1927 में इसको ले आया था, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी। तो इस चक्कर में 10 वर्ष पे ना होते हुए क्या हुआ था कि 1929 में आना था ये, लेकिन 1927 में एक कमीशन ला दिया गया था इसकी समीक्षा के लिए। 1909 की समीक्षा के लिए 1919 का अधिनियम आया था, 1919 के समीक्षा के लिए 1929 में आना था, लेकिन क्या हुआ था वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबिलिटी को लेके ये जो कमीशन था 1927 में ही ला दिया गया था। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन में यार सबको पता होगा, इसके जो सारे मेंबर थे वो अंग्रेज थे, ठीक है। तो इसका फिर भारत में विरोध किया गया। इसी में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी इसमें विरोध करते हुए, सर पर डंडा पड़ गया था उनके। और इसी के तहत जो बर्कन हेड है, जब इसका विरोध किया गया और इसको नकार दिया गया साइमन कमीशन को भारतीयों द्वारा, तो फिर इसमें क्या हुआ, जो बर्कन हेड था, कौन, बर्कन हेड, उसने क्या किया, भारतीयों को चुनौती दे दी। किस चीज़ की चुनौती दे दी, भारतीयों को एक चुनौती दी। किस चीज़ की चुनौती, संविधान तैयार करने की। किसकी, संविधान तैयार करने की चुनौती दे दी। फिर क्या हुआ, तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए क्या हुआ, तो नेहरू रिपोर्ट लाई गई। जो ब्रिकन हेड ने चुनौती दी थी साइमन कमीशन का नकारने के उस पर, तो भारतीयों ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, नेहरू रिपोर्ट तैयार की। नेहरू रिपोर्ट इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप तैयार किया गया था साइमन कमीशन के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो नेहरू रिपोर्ट है वो इसमें किसके द्वारा लाई गई थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये किसके द्वारा लाई गई थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। किस लिए लाई गई थी, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे भारत, तो उसके उसके उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप ये लाई गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतना ही ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर है जिसको गोवा में सती प्रथा समाप्त करने के लिए जाना जाता है। पुर्तगाली गवर्नर पूछ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नीनो दी कुना, या ऑप्शन डी वास्को दी डिगामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, उसी ने क्या किया था, गोवा में सती, क्या किया था, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है इसको। और ये पहला ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने क्या, पूर्व में मतलब इंडिया में टकसाल की स्थापना की थी। किसकी, टकसाल की।
ये ध्यान में, टकसाल कहाँ से ढलाई होती है जहाँ सिक्कों इक्कों की, तो उसी को कहते हैं टकसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? ये कथन किससे संबंधित है? कौन सा कथन? राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन क्रिया में के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। तो ये कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कथन कहा था कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है 35वें क्वेश्चन पे? हेनरी विवियन डेरेजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करना है। कौन से कथन पर? असत्य कथन पर। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। डेरोजियो का जन्म जो है 1809 में हुआ था। ऑप्शन बी 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया इन्होंने। ऑप्शन सी है इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। और ऑप्शन डी क्या है? इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो इनकी मृत्यु हुई थी 32 वर्ष की अवस्था में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? 32 वर्ष की अवस्था में ना होकर 22 वर्ष में हुई थी। जब ये 22 वर्ष के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था? 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने लड़कियों के लिए कहाँ पर स्कूल खोला था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पूना, बी नासिक, सी बम्बई या डी कलकत्ता। तो कहाँ पर इन लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। तो ये जो फूले हैं, ज्योतिबा फूले जी, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। इनके बारे में जरा सा क्या जानना है, ये महाराष्ट्र में जो विधवा आंदोलन के नेता भी रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या थे? विधवा आंदोलन जो था चल रहा था, विधवा विवाह आंदोलन। कौन सा? विधवा विवाह आंदोलन के नेता भी रहे हैं। और साथ ही ये जो विधवा विवाह आंदोलन है, उस इसी समय एक विधवा विवाह समाज की भी स्थापना हुई। किस चीज़ की? विधवा विवाह समाज की। तो विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इस समाज की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की विष्णु शास्त्री पंडित ने। किसने की? विष्णु शास्त्री पंडित ने। ठीक है, ये तो ये ध्यान में रखिएगा। और कब की? 1950 में। कब की? 1950 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उसके राज्य का अपहरण कर लिया। क्या दिया ऑप्शन? अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया और साथ ही क्या किया? उसके राज्य का अपहरण कर लिया। ये तो सही कथन होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। अंग्रेजों के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियां तक तोपें चलाती और गोला बारूद बांटती देखी गई। ऑप्शन सी क्या है? रानी लक्ष्मीबाई भूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। और ऑप्शन बी क्या दिया? ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये गलत है, असत्य कथन बताना है ना, तो इसमें ये तीसरा असत्य कथन है। तो इसमें क्या बताते हैं? ये जो 17 मई 1858 लिखा है यहाँ पे 17 मई ना होकर कब मृत्यु हुई थी? 17 जून। कब हुई थी? 17 जून को 1858। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई थी? दरअसल ये पूछ रहा है कि जो कौन से ऐसे सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जिनको एक ख्याति प्राप्त हुई थी विद्रोह को दबाने में। बहुत अच्छे से इन लोग ने विद्रोह को दबा दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है कथन। जॉन लॉरेंस, बी दूसरा आउटरम, तीसरा हैवलॉक, चौथा नील, पांचवा कैम्बल, छठा ह्यूरोज। तो इसमें कथन कौन कौन से सही है? कूट देखते हैं कौन कौन सा है। केवल 1 2 3 4। ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 3 4 5 6, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी को ख्याति प्राप्त हुई थी 1857 का विद्रोह दबाने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? क्या बताना है? जो गलत नहीं है मतलब सही बताना है। तो देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, क्या है? कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था।
दूसरा देखते हैं कथन, हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया था। देखते हैं तीसरा, बाद में 1612 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति दे दी थी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है केवल 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 3, या ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही नहीं, क्या है, कौन सा गलत नहीं है, मतलब पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा गलत किस लिए? ये जो डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि क्या था, खुद से अनुमति नहीं दी थी इन्होंने। तो इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, देखते हैं आगे क्या हुआ। ईआईसी जो थी उसने पहला पैर जमाया जब जहांगीर ने क्या किया था। जहांगीर ने 1612 में, कब 1612 में थॉमस रो को, कब किया 1612 ईस्वी में, इसको थॉमस रो को एक सूरत में क्या किया, कहाँ पे, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है, सूरत में क्या किया जहांगीर ने, थॉमस रो को 1612 ईस्वी में एक फैक्ट्री खोलने की स्थापना कर दे दी। और जो इससे पहले क्या, हॉकिंस ने भी प्रयास किया था लेकिन उसको अनुमति नहीं मिली थी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही था, बाकी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन से निम्नलिखित में से असत्य कथन है? असत्य कथन बताना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। सेना में क्या किया गया, भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 कर दिया गया। ऑप्शन बी देखते हैं, बंगाल में सेना का अनुपात 2:5 था, 2:5 था। ऑप्शन सी देखते हैं, भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। और ऑप्शन डी, तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से यूरोपियों के हाथ में रखे गए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। इसमें जो अनुपात दिया है 1:1, ये 1:1 अनुपात ना होकर कितना था, ये अनुपात था 1:2। 1:2 के अनुपात में क्या किया था, बंगाल में जो सेना थी उसमें भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों को बढ़ा दिया गया था। मतलब प्रत्येक 2 यूरोपीय ऊपर एक भारतीय होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। कौन सा कथन चुनना है? असत्य कथन। देखते हैं कथन कौन कौन से दिए हैं। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की। ऑप्शन बी देखते हैं, रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की एक सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती का प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। ऑप्शन सी देखते हैं, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। और ऑप्शन डी क्या है, द इंडियन मुस्लिम की रचना सर विलियम हंटर ने की थी। इसमें क्या बताना था, असत्य कथन बताना है हमको। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक की लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो देख लेते कौन है इसके लेखक, और जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी थी ये भी देख लेते हैं। तो ये जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है, कौन सी पुस्तक, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी? ये लिखी मेघनाथ देसाई ने। किसने? मेघनाथ देसाई ने। और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, कौन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी? वो नेहरू ने लिखी। वो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है शस्त्र अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण। ऑप्शन बी, ब्रिटिश न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करने के कारण। ऑप्शन सी, अपने भाषण तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इनको जेल किस लिए हुई थी तिलक को? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अपने भाषणों तथा लेखकों के द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के कारण इनको जेल हो गई थी। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या देखते हैं कि बीजी जो तिलक थे, कौन, बीजी तिलक, इनके बारे में देख लेते हैं कुछ। इन्होंने क्या किया, केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक एक निकाला। इनकी एक पत्रिका थी, कौन सी, केसरी। उसमें क्या किया इन्होंने, उसमें एक शीर्षक निकाला, किस नाम से, देश का दुर्भाग्य। किस नाम से? देश का दुर्भाग्य नाम से एक शीर्षक निकाला। उसमें क्या हुआ,
उसी सरकारी नीतियों का विरोध किया उस शीर्षक में इन्होंने, तो उसके तहत इनको क्या किया 22 जुलाई, कब 22 जुलाई 1897, कब 22 जुलाई 1897 को इनको क्या किया गया, राजद्रोह का आरोप लगाकर, कौन सा राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह के आरोप में। और ये 3 बार जेल जा चुके हैं, ठीक है, उस समय ये 3 बार जेल गए थे। कौन, बीजी तिलक जो है 3 बार जेल गए थे। इससे पहले 22 जुलाई से पहले कब गए थे, 17 जुलाई को 1882 को, और तीसरी बार इसके बाद गए थे 1897 के बाद 1908 में 24 जून को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो राजद्रोह कानून है वो हम लोग की कौन सी धारा में आईपीसी की दिया गया राजद्रोह कानून, तो 124 जो आईपीसी की धारा है कौन सी, इस वर्तमान में 124 ए में दिया गया राजद्रोह कानून, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सेडिशन जिसको कहते हैं। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था। कौन सा ऐसा जर्मनी का इतिहासकार है जिसने क्या किया था, भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन किया था। तो देखते हैं क्या लिखा है कथन वर्णन में। आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। तो क्या लिखा है, तो ये कथन किसका था, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, पहला क्या है कार्ल मार्क्स, दूसरा यूर्गेन कुत्स्की, सी जॉन एडम्स और डी माल्थस। तो ये किसने दिया था कथन, तो इसका राइट आंसर क्या है, यूर्गेन कुत्सिंकी। ये ध्यान में रखिएगा, ये कथन किसने दिया था, यूर्गेन कुत्सिंस्की। बड़ा अजीब सा नाम है, पढ़ लीजिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 44वां क्वेश्चन। चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रतिबंधों को मुक्त, जो चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, कब किया था चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, 1835, 1834, 1836 या ऑप्शन डी 1837। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर, सुमेलित करना है, इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो क्या दिया है, बंदोबस्त व्यवस्था और क्षेत्र। तो देख लेते हैं इसमें, स्थायी भूमि बंदोबस्त जो है वो कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित है। स्थायी भूमि बंदोबस्त जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और जो रैयतवाड़ी है वो कहाँ से, महाराष्ट्र किससे है, तमिलनाडु से, पूर्वी बंगाल, असम और पूर्वी के इलाकों से। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से, आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और संयुक्त प्रांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2। तो ये मिला दिया मैंने, आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच की इस बात को रेल ने भेद दिया, उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया, यह कथन किसका है, ये कथन किसका है। ऑप्शन देखते हैं, डी एन बुकानन, डी एच बुकानन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी जॉन सुलीवन, ऑप्शन डी विलियम डेरोजियो। तो ये किसका कथन है, ये आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, डी एच बुकानन। ये जो कथन दिया है कि अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी जो गांव थे उसको रेल ने भेज दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। तो ठीक है, ये इसका कथन सत्य है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बुकानन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर पे ये भी कथन दिया हुआ है, किसका बताना है, कथन किसका है, कथन क्या है। इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्यिक इतिहास में शायद ही कभी रही है, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं, ये कथन किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी डी एच बुकानन, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक का कथन है। ये क्या कथन है, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य इतिहास में शायद ही कभी रही है, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। ये कथन इस तरह के जो दिए हुए हैं इनमें, इनको जरा आप थोड़ा बहुत कुछ ध्यान याद कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग में अगर आप मेंशन कर देते हैं इन सब चीज़ों को, भारत की दरिद्रता का कोई टॉपिक अगर आता है तो आपको अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं उससे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बंबई में किसके द्वारा शुरू की गई, जो पहली कपड़ा मिल है भारत में वो किसके द्वारा शुरू की गई, ये पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन है कावज जी नाना भाई, ऑप्शन बी जमशेद पारसी, ऑप्शन सी विलियम जॉर्ज, ऑप्शन डी कौन, राम प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहली जो जूट मिल थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, कावज जी नाना भाई द्वारा। तो कहाँ पे शुरू की गई थी, बंगाल में शुरू की गई थी, कब, 1853 में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 49 नंबर क्वेश्चन, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो ये इनडायरेक्ट में आपसे ये पूछ रहा है जो नील दर्पण नाटक है वो किससे संबंधित है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजकुमार शुक्ल। तो ये किससे संबंधित था नाटक नील दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या है, दीनबंधु मित्र, जिसमें क्या दिया है नील दर्पण में नील किसानों के उत्पीड़न से संबंधित सजीव चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा में लड़ाई लड़ी। उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी, पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुवाद की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है, जो ये सब चीज़ें जिन्होंने की वो कौन थे इनमें से, देखते हैं ऑप्शन डी के कार्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ये सब चीज़ें काम किए, उन्होंने शिक्षा महिला शिक्षा के लिए लड़ाई की, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी, पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की, ये भी ध्यान में रखिएगा, और कुलीन ब्राह्मण बहुवाद की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी इन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक चीज़ जरा ये ध्यान रख लीजिएगा, जो राजा राम मोहन राय हैं उनको जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने की दी थी, अकबर सेकंड ने। किसने, अकबर सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1866 में इस लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया, क्या स्थापित किया इनमें से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, और या ऑप्शन डी इंडिया लीग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पे की, लंदन में की, और कब की, 1866 में की, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। क्या बताना जो शामिल नहीं था इसके उद्देश्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, देश के विभिन्न भागों में, क्या है, देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। ऑप्शन बी क्या है, जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना। जनप्रिय मांगों को निरूपण, उन्हें सरकार के सामने रखना। या ऑप्शन डी, देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना। ये इसका प्रारंभिक उद्देश्य नहीं था जब कांग्रेस का गठन हुआ था, ये धीरे धीरे इसका उद्देश्य बन गया देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बाकी जो कथन दिए हैं कांग्रेस से संबंधित ये सही है। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेफ्टी वॉल सिद्धांत दिया था, ये सेफ्टी वॉल सिद्धांत जो है वो कांग्रेस से सही संबंधित है। तो एक सिद्धांत किसने दिया था, ऑप्शन देख लेते हैं, एओ ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो ये सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था एओ ह्यूम ने। ठीक है, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था, एओ ह्यूम ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन पे, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो कादम्बिनी गांगुली थी ने कांग्रेस को कौन से अधिवेशन में संबोधित किया। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1888, 1889, 1890 या 1891। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर कादम्बिनी गांगुली ने जो किया था 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर पे कौन से 55वें नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया। क्या है क्वेश्चन, कौन नेता ऐसा था राष्ट्रीय आंदोलन का जिसने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया। ऑप्शन देखते हैं, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसने ऐसा किया था, तो इसमें बता देते हैं आपको, जो दादा भाई नौरोजी थे, कौन थे, दादा भाई, उन्होंने ये चीज़ें की थी कि अपना जीवन और आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता की मांगों को प्रचार करने में लगा दिया था। इन्होंने नहीं क्या किया था, इससे हमने ऊपर पढ़ा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 56 नंबर क्वेश्चन पे, कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रथम बार क्या लिया क्वेश्चन में, कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई। कांग्रेस की स्थापना के बाद कब पहली बार क्या हुआ था कि व्यापक रूप से स्वदेशी कार्यक्रम के अंक में
पूना और महाराष्ट्र में दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों के खुलेआम होली जलाई गई थी। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। 1896 में, 1905 में, 1909 में, 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1896। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन। डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया, उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन जो है उसने कौन सा वर्ष ऐसा किया था एक सार्वजनिक भाषण में कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। दिया 1885, 1886, 1887। ऑप्शन नंबर डी 1888। तो डफरिन ने ऐसा कौन से सन में किया था? तो इसका राइट आंसर है कब? 1887। कांग्रेस के गठन से ठीक 2 वर्ष बाद डफरिन का ऐसा भाषण, सार्वजनिक भाषण आया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पे। 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। सही नहीं है बताना है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है, जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या, समाज में बाल विवाह की प्रथा थी, बहु विवाह की प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित थी, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा थी। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा कहाँ होती थी? तो इसी के लिए तो कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन चलाए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए, मैं ऊपर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर किया है मैंने भी, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये फैक्ट क्वेश्चन थे, फैक्ट वाले। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी और वहाँ पे, क्योंकि वो पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। जिनमें जरूरत है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन। 1878 में ब्रह्म समाज की दूसरी बार फूट पड़ने का कारण क्या था? जो ब्रह्म समाज है 1878 में दूसरी बार फूट पड़ी, उसका कारण क्या था? देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। केशव चंद्र सेन का ईसाई धर्म के अधिक नजदीक आ जाना, इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर देना, इनके द्वारा खुद को ईश्वर का अवतार के रूप में प्रचारित करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनके द्वारा क्या किया गया है? अपनी अल्पवयस्क पुत्री थी उसका विवाह कर दिया गया। ठीक है, जो अल्पवयस्क इनकी पुत्री थी उसका विवाह कर दिया इन्होंने। तो इसी के तहत क्या हुआ? 1878 में ब्रह्म समाज में दोबारा फूट पड़ गई। इनकी जो अल्पवयस्क पुत्री थी उसकी उम्र कितनी थी जब उसका विवाह कर दिया इन्होंने? वो 13 वर्ष की थी मात्र। और ये इन्होंने उसकी विवाह कर दिया, तो इससे क्या हुआ? आपस में फूट पड़ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया? आर्य समाज की ऐसी कौन सी योजना थी जिसने क्या कर दिया? भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला शुद्धि आंदोलन, ऑप्शन बी पाखंड, ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन डी बहु पशु बलि निषेध। ऑप्शन डी कौन सा? पशु बलि निषेध। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन था उसने क्या किया? भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका विचार था कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व और इस्लाम के संयोग ही एकमात्र आशा है? किसका विचार था ऐसा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों कौन कौन से? हिंदुत्व तथा इस्लाम का सहयोग ही एकमात्र आशा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें। ऑप्शन नंबर पहला दिया मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। कुछ चीज़ें जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जो ठीक है, इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इनका जो, ये कौन से परंपरा के अनुयायी थे? स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वेदांत परंपरा के अनुयायी थे। किसके? वेदांत परंपरा के अनुयायी थे। और ये जो थे इन्होंने क्या किया? विश्व संसद शिकागो जो 1893 में हुई थी। कब? 1893 में। 1893 में शिकागो में क्या हुआ था? एक विश्व संसद हुई थी। ठीक है, उसमें क्या किया था इन्होंने? इनका बहुत फेमस स्पीच है जो इसी पूछा जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की बहुत ही फेमस स्पीच है वो उन्होंने कहाँ पे दी थी? तो विश्व संसद में दी थी। कहाँ पे? शिकागो में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और क्या, ये रामकृष्ण की मिशन की स्थापना की इन्होंने। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये पूछता है पेपर में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब की इसकी स्थापना? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। और ये रामकृष्ण मिशन का नाम इसलिए रखा है, जो रामकृष्ण नाम है ये इनके जो गुरु थे परमहंस रामकृष्ण परमहंस, इनका पूरा नाम है। उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किससे रिलेटेड? स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, या जैसे मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको, तो कब की? ऑप्शन देख लेते हैं फिर से, 1896, 1897, 1886, 1887। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? अभी ऊपर मैंने बताया 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। किसने कहा था कि देश का कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो? किसने कहा था कि जिस देश कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार और परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा? ये किसने कहा था ऐसा कथन, कि जिस देश में कोयला और लौह अयस्क का भंडार हो, साथ ही संचार और परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा? ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। बेंथम अमिल, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये किसने कहा था ये कथन? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिस देश में कोयला और लौह इसका भंडार हो, साथ ही अगर वहाँ पे क्या हो, संचार और परिवहन की सुविधा हो जाए तो वो देश क्या है, औद्योगिकरण का विकास होने लगेगा उस देश में। तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका भारत में कार्यालय कब खोला गया? तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में 1886, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1875। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसने उसका कार्यालय भारत में खोला गया। ठीक है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका क्या है और भारत में कहाँ पे कार्यालय खोला गया इसका 1886 में, ये भी ध्यान रखिएगा। मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में इसका कार्यालय खोला गया। मद्रास के कहाँ पे? अडियार में। कहाँ पे? अडियार में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अडियार में मद्रास के इसका कार्यालय खोला गया। भारत में मद्रास में क्या, अडियार में 1886 में इसका कार्यालय खोला गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और जो इसकी स्थापना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, उसकी किसने की? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है वो किसने की? तो देख लेते हैं। इसकी स्थापना की है ब्लावत्स्की ने और ओलकाट ने। किसने किसने? ओलकाट प्लस किसने? ब्लावत्स्की ने। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो एनी बेसेंट है वो इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर कब बनी? 1893 में। कब? 1893 में जो एनी बेसेंट है वो जुड़ी इससे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। एनी बेसेंट जो है 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और स्थापना किसने की थियोसॉफिकल सोसाइटी की? ओलकार्ड और ब्लावत्स्की ने। और जो भारत में इसका कार्यालय कहाँ पे खोला गया? 1886 में मद्रास के अडियार जिले में। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा इससे संबंधित। बढ़ते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही बताना है, कौन सा इसमें कथन सही है? तो देखते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर जी ने। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी बी आर सिंधे ने। ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा जोड़ा सही है इसमें बताना है। तो इसमें क्या है, तीनों के तीनों जो जोड़े दिए हैं वो तीनों सही हैं। क्या क्या? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की? अम्बेडकर जी ने। और डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की किसने की? बी आर सिंधे जी ने। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो इसके लिए मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं ताकि अच्छे से डिस्कस भी हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज है मैं इसमें सिर्फ आंसर बताते हुए पूरे टेस्ट सीरीज सॉल्व कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कराऊँ तो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, गुड बाय।